आज जो बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शहनवाज हुसैन साहब, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार और जगदीश उपासने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब चर्चा इस बात पर आज करेंगे कि दरअसल सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा गुजरात और हिमाचल का ये चुनाव क्या संदेश बीजेपी और कांग्रेस के लिए सामने रख रहा है, क्योंकि 2018 में 4 प्रमुख राज्यों के चुनाव हैं और उसके बाद 2019 सबसे बड़ा फाइनल। तो इस फाइनल के लिए क्या है संदेश, पहले एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद करते हैं चर्चा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ये महाजीत का महाजश्न है, ये मोदी मैजिक का जश्न है। गुजरात में बीजेपी ने जीत का सिक्सर जड़ा तो मैन ऑफ द मैच का खिताब पीएम मोदी को मिला। जो हुआ उसे छोड़ दो, जिसने किया उसे भूल जाओ। आओ फिर से उस एकता के बंधन में बंध जाए, हर एक को गले लगाए। एक भी भाई हमसे अलग नहीं हो सकता है, एक भी हमारा गुजराती हमसे अलग नहीं हो सकता है। देश के 14 राज्यों की सरकार की कमान बीजेपी के पास है, तो वहीं 5 राज्यों में वो सहयोगी दलों की भूमिका में है। लेकिन अहम है बीजेपी के लिए 2019 का चुनाव। गुजरात हिमाचल की जीत से मोदी शाह की जोड़ी का वर्चस्व बढ़ा है और 2019 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इसका असर अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। गुजरात मॉडल और कांग्रेस मुक्त नारे को बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों को बीजेपी नतीजों से जोड़कर पेश करेगी। 2019 तक मोदी जी की विकास यात्रा, मोदी जी की विजय यात्रा, 2019 के आम चुनाव के अंदर भी प्रचंड विजय प्राप्त कर 2022 के अंदर नए भारत का, न्यू इंडिया का जो मोदी जी का स्वप्न है उसको सिद्ध करेगी। कांग्रेस चुनाव हार गई है, ये बात हकीकत है, लेकिन सच ये भी है कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। लिहाजा आने वाले सियासी रण में कांग्रेस को कम करके कतई नहीं आंका जा सकता। गुजरात में पिछली बार की तुलना में कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस गुजरात में वोट शेयर भी बढ़ाने में सफल हुई है। कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहद कम अंतर से चुनाव हारे। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार वोटों में भी तब्दील हुआ है। 2017 में कांग्रेस की वोट 33.5% से बढ़कर 41.5% हो गई और भाजपा की वोट 60% से गिरकर 49% रह गई। भारतीय जनता पार्टी उन 165 में से 57 सीटें हार गई और हमने अपने 17 के अंदर 55 सीटें और जोड़ ली और बाकी जुड़ रही हैं। गुजरात और हिमाचल के चुनाव को 2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। बीजेपी ने जीत जरूर दर्ज की, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, उससे एक बात तो साफ है कि 2019 ना तो बीजेपी के लिए आसान है, ना ही कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल। टीम न्यूज़ नेशन। तो अगर बहुत ही मोटे शब्दों में कहें तो गुजरात और हिमाचल ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा। आइए शुरुआत करते हैं शहनवाज जी आपसे। बधाई आपको, आज दिन में आप कह रहे थे कि अजय कुमार जी बधाई तो देंगे, तो मैं शुरुआत उसी से कर रहा हूं कि बधाई आपको, क्योंकि आप दोनों राज्यों में सरकार बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज आपके सामने यही खड़ा है शहनवाज जी, 20 सीट के अंतर पर आप गुजरात में सरकार बना रहे हैं और जो कांग्रेस 20 सीट और हासिल कर रही है अपने पिछले बार के परफॉर्मेंस से, वो कांग्रेस आपके लिए अब उतनी आसानी से रास्ता देने वाली नहीं है अन्य राज्यों के चुनाव में या फिर 2019 में। क्या इस बात का एहसास आपको है? देखिए, गुजरात का चुनाव हमारे लिए आसान चुनाव नहीं था, क्योंकि 22 साल से हम हुकूमत में हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। अपेक्षाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं जी। और वहाँ पे जिस गुजरात को जातिवादी राजनीति से निकालकर हम लाए, उसमें कोशिश फिर से उस जातिवादी ट्रैक पर लाने की हो रही थी। इसलिए इस चुनाव के अंदर
कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई, हमने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन गुजरात की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने ये मैंडेट दिया कि हम उनके सेवा के लायक हैं जी, हम 5 साल और उनकी सेवा करें, ये अवसर उन्होंने हमें दिया है। तो चुनाव में जी, आप जिस जातीय पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो जातीय पॉलिटिक्स ना तो गुजरात से पहले गया था और ना आज। अगर आप जो क्षेत्रवार नतीजे हैं उसे देखें तो सौराष्ट्र और उसके साथ साथ दक्षिणी गुजरात में कांग्रेस ने काफी सीटें ऐड की हैं, और ये सब कुछ उसी आंदोलन की वजह से है जिस पर शायद आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दलित आंदोलन और उसके साथ साथ पटेल आंदोलन, अगर ध्यान दिया होता तो शायद आज कांग्रेस को यह बहुतायत नहीं मिलता। 12 सीटों की बढ़त सिर्फ कच्छ और सौराष्ट्र में कांग्रेस को मिली है। देखिए, ये सही है कि आपने टॉपिक ही रखा है कि हमारी जीत पर चर्चा है या कांग्रेस के 10-12 सीट बढ़ने पर चर्चा है। चर्चा ये है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव हुए जी, हिमाचल में 2/3 बहुमत से हमें सफलता मिली और कांग्रेस की एक सरकार वहाँ समाप्त हुई, हमारी सरकार बनी जी, और गुजरात में हमारी सरकार थी, हमें वहाँ गुजरात के लोगों ने फिर से मौका दिया। ये बात तो सही है कि वहाँ पर कांग्रेस ने उस जातिवादी राजनीति को हवा देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जब तक रहे, आज उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया जी, जनता से संबोधन में जी, कि बहुत मुश्किल से 30 साल की मेहनत से पूरे गुजरात को वो एक करके और 6 करोड़ गुजराती की चिंता करने वाले वो व्यक्ति बने और उस सबको लेकर एक साथ चले। लेकिन कोशिश हुई कि गुजरात में विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि जातिवादी आंदोलन के मुद्दे पर चुनाव में कांग्रेस ने उस आंदोलन को अपना निशान चिपकाया था। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार है, हम ये नहीं दावा करते हैं कि हमें बहुत अपार बहुमत मिला है, वरना वोट ना होता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जगदीश जी, क्या आप वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी की इस दलील से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जातिवादी राजनीति को दरकिनार कर विकास के नाम पर ही जीत हासिल की है? देखिए, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार गुजरात में थी जी, उसमें तो जाति का मुद्दा नहीं आया। और हम अगर माधव सिंह सोलंकी का खाम समीकरण देखें जी, जो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली बनाया और रिकॉर्ड नंबर की सीटें कांग्रेस ने उस दौर में हासिल की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मैं जिस मैगजीन में लंबे समय रहा, उस मैगजीन में मैं दंगों की खबरें छाप छाप कर अजीज आ गया था कि ये गुजरात में हो क्या रहा है। अब गुजरात में उस तरह की कोई स्थिति नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जो बहुसंख्यक समाज है उसकी एकता के बहुत सारे कारण रहे हैं, और गुजरात में जहाँ पर भी जाति का कोई एक टेम्पलेट नहीं है, कभी भी नहीं रहा है, और जाति का टेम्पलेट कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो अगले चुनाव में भी चल पाएगा, इसकी मुझे इस बारे में संदेह है। अगर आप क्या कहेंगे प्रेमचंद जी, जातीय राजनीति को आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की बिहार और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर, यह है आरोप भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन क्या आप वाकई में इस दलील को मानते हैं? क्योंकि आप जिसे आंदोलन कहते हैं वो वास्तव में रिजर्वेशन की राजनीति ज्यादा थी। सबसे पहले अजय जी, मैं तो बधाई देता हूं शाहनवाज जी को, उनकी पार्टी को जी, कि आप हिमाचल आप जीते हैं और गुजरात की अपनी सरकार को अपने बचाने में अंततः सफलता पाली जी, और इस पूरे दोनों राज्य के जनादेश को कांग्रेस विनम्रता के साथ स्वीकार करती है। खुद हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने स्वीकारा है। जहाँ तक रही जो बातें आपने पूछा, जो चर्चा आरंभ हुआ है, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनावी राजनीति में या अपने पार्टी के आधार के विस्तार के लिए क्या कहीं किसी सामाजिक समूह के साथ गठबंधन नहीं किया या उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ा? और जब बीजेपी के लोग ऐसी बात करते हैं तो आश्चर्य इसलिए होता है कि अभी हाल ही में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अनुसुईया पटेल के साथ किया था, वो मौर्य बसपा से आए थे, उनको शामिल किया था इन लोगों ने जी। बिहार में कुशवाहा से लेकर मांझी तक और रामविलास पासवान तक इनके सहयोगी हैं। ये लोग क्या हैं? सबके अपने अपने जातीय संगठन हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बातें बेमानी है। हमने वो नहीं किया जो बीजेपी करती है। जो भाजपा शासन से जो वर्ग नाराज था, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा था,
जहां लाठियां गोलियां बरसाई जा रही थी, तो वो सामाजिक समूह के जो नेता गुजरात में निकले थे उनको हमने अपने साथ जोड़ा, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और हम उनके अधिकारों के संरक्षण की बात की और हमारे एक अच्छे सहयोगी के रूप में सामने आए। प्रेमचंद जी, जाहिर सी बात है आज आपके सहयोगियों की वजह से आपको ये बढ़त मिलती दिख रही है। शायद अपने दम पर आप ये बढ़त नहीं ला पाते, इस बात का एहसास तो आपको है। आपके सहयोगियों ने आज आपकी बहुत मदद की है, अन्यथा अगर आप ऑर्गेनाइजेशनली देखें तो गुजरात में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन तो कांग्रेस का है, नहीं रहता तो 38-39% वोट हमको हमेशा मिला है। ये कोई पहली बार नहीं वोट मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति से हम गुजरात की तुलना नहीं कर सकते। गुजरात में हमें 38%, 39% वोट हमेशा मिला है। इस बार बढ़ के 42% के करीब गया है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसी बार ये चमत्कार हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके सहयोगी आपके साथ ना होते तो जो बढ़त आज आपको मिल रही है, जिस कंसोलिडेशन की बात आप कर रहे हैं, ये कंसोलिडेशन कर पाना आपके लिए बहुत मुमकिन नहीं हो पाता। इस बात को तो आप मानेंगे ना? देखिए, जब किसी राज्य में हम विपक्षी पार्टी में होते हैं तो हमारा काम है सरकार के दमन के शिकार लोगों की आवाज बनना। गुजरात में लगातार ऊना से लेकर दूसरी घटनाओं को आप देखें तो दलित उत्पीड़न, किसानों के मामले में और पाटीदार मामले में लगातार अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। तो उसकी आवाज तो हमको बननी ही थी और हमने उनको एक ताकत दिया कि भाई सरकार अगर दमनात्मक कार्रवाई करेगी तो विपक्षी पार्टी का क्या काम जी? क्या आप कांग्रेस की दलील से सहमत हैं? हमने गुजरात के नौजवानों और विरोध की आवाज बुलंद कर रहे थे। अगर ये सहयोगी नहीं होते तो क्या कांग्रेस वाकई में थोड़ा बहुत जो उन्हें खुशी मिल रही है ये मिल पाती? देखिए अजय जी, मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि गुजरात में जातीय राजनीति नहीं होती थी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दबे तरीके से हर पार्टी पिछले सब चुनावों में जातीय समूहों के हिसाब से टिकट भी बांटे जाते थे जी। और खास करके गुजरात में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बड़े तरीके से जो गैर पाटीदार जातियां हैं उनका एक अम्ब्रेला इकट्ठा किया और पाटीदारों का संतोष इसीलिए हुआ। इसीलिए केशुभाई पटेल के नेतृत्व में तमाम पाटीदारों ने नेताओं ने विद्रोह किया था। उसके बाद जो है 2012 में अलग पार्टी बनी थी और इस बार युवा आ गए। तो जातीय राजनीति बीजेपी भी करती रही है और कांग्रेस भी करती रही। खाम बनाकर कांग्रेस ने किया था और खाम के समानांतर ही पटेलों को लेकर के भाजपा ने अपना आधार बढ़ाया था। जी। दूसरी बात जो प्रेमचंद जी कह रहे हैं, तो प्रेमचंद जी आपसे एक चीज मैं कहूंगा कि आप हमने दमन के विरोध में जो है उनका भाई आपने पाटीदारों पर जो दमन हुआ या दलितों पर दमन हुआ या पिछड़ों पर हुआ, कितने आंदोलन किए कांग्रेस ने उनके समर्थन में? आपने जेलें भरी, आपने धरने दिए, प्रदर्शन किए? नहीं किए ना। कांग्रेस ने ऐसा कुछ गुजरात में पिछले 5 सालों में, क्या पिछले 22 सालों में कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया जिससे आपको बहुत बड़े मिलते ये नहीं क्या? मैं तो आप बताइए ना, ये जो है इन्हीं अल्पेश, हार्दिक और जिग्नेश की जो बोई हुई फसल विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर ये एक अच्छी फसल आपने काटी, इस बात को मान लीजिए आप। एक अच्छी वहां पर तैयारी हो चुकी थी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे शहनवाज जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि आज जो अभी रुझान और नतीजे सामने आए हैं ये एक बात बहुत पुष्ट कर रहे हैं। अगर अहमदाबाद शहर और सूरत शहर के तमाम मतदाताओं ने आपको वोट दिल खोल कर नहीं दिया होता तो आज आप चुनाव हार सकते थे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी शहरी पार्टी गुजरात में ज्यादा बन गई है और गांवों में आज कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है। इस बात की सनद है कि नहीं शहनवाज जी आपकी पार्टी को? देखिए, हम तो व्यापकता से देखते हैं जी, पूरे गुजरात के चुनाव के नतीजों को देखते हैं। जहां हारे जरूर उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन गुजरात की जनता को जात पात में बांटने की कोशिश करने वाले लोग जात पात से हम जरा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए मैं सभी मुद्दों को तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपने लगभग 40 सीटें शहरों की निकाली हैं और आपका स्ट्राइक रेट शहरों पर ऑलमोस्ट 90% है, लेकिन गांव में आपका स्ट्राइक रेट बड़ा कम है। मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। मोदी जी ने जो सभाएं की उससे 167 विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन आपने कुल सीटें जीती 99 और राहुल गांधी ने 124 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा और उनकी सीटें लगभग आ रही हैं 80।
तो स्ट्राइक रेट आपका और राहुल गांधी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप शहरों में ज्यादा जीत गए, वरना आज आपको हार देखनी पड़ती। नहीं, देखिए, हमारी जीत हुई है और उसको शहर और देहात से अलग अलग करके बांटने मत बांटिए। मैं तो यही कहूंगा कि जीत तो आपकी हुई है शहर में कुछ सीट हम हारे हैं। इस बात को तो दुनिया मान रही है कि जीत आपकी हुई है। छठी बार आप अपनी सरकार बना रहे हैं, ये तो आप बधाई के पात्र हैं ही। जी जी शहनवाज जी, जब मैं वही कह रहा हूं, जीतती है उसके बाद उसका विश्लेषण होता है कि अगर उस पर छक्का नहीं लगता तो शायद हम न जीत पाते, अगर उस पर नो बॉल पे आउट ना हो गए होते, नो बॉल ना होती तो आउट हो जाते। तो ये सब तो विश्लेषण हम करेंगे ही। वो विश्लेषण कीजिए, लेकिन जीतने पर हेडलाइन यही चलती है कि टीम इंडिया जीती, तो वो तो माना ही जा रहा है। टीम मोदी जीती, आज तो यही चर्चा है। वो हेडलाइन कौन मना कर रहा है शहनवाज जी? वो हेडलाइन तो चली, वो हेडलाइन आपसे कोई नहीं ले रहा। उपासने जी, आज तो हम लोग आज हम जीते हैं और कहाँ हारे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं हारे। हिमाचल प्रदेश में जीते हैं, लेकिन धूमल जी की सीट फंसी हुई है। बताइए, अभी उस पर गिनती है तो कई चर्चा उस पर भी होगी। नहीं, बिल्कुल इस पर चर्चा होगी। बात ये है, आपने बम्पर जीत हासिल की और चर्चा ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी बार जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी 100 के करीब सीट जीती है। इतनी बड़ी जीत होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं दिल्ली के गलियारों में क्या क्या चर्चा हो रही थी। अगर गलती से हम ये आंकड़ा कांग्रेस का होता, देखिए, कम से कम पॉलिटिकल और मैं कभी नहीं कह रहा कि आपको ये जीत नहीं मिली। बिल्कुल मिली भाई, आप ही की है। धन्यवाद जी। चर्चाएं तो दिल्ली के गलियारों में हर तरह की होती हैं, आपके लिए भी होती है, कांग्रेस के लिए भी होती है, दूसरों के लिए भी होती हैं, लेकिन जीत तो आपकी हुई। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है जो अजय जी कह रहे हैं कि जो जीत जिस धमाकेदार तरीके से होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के, उनकी भावनात्मक अपील, देखिए के बयान, हमने बहुत मेहनत की, और अमित शाह जी की रणनीति, चाणक्य नीति, सब मिलाकर के भी ले देकर के आप 99 तक पहुंचा पाए। वो तो सारी दृश्य की शक्तियां और अदृश्य शक्तियां जो थी, मैं बताना चाहता हूं देखा इस चुनाव के अंदर जी पूरी ताकतें लगी थी कि बीजेपी कैसे हार जाए, सुनिए मोदी जी को कैसे नुकसान हो जाए। गुजरात की जनता ने हमें जिताया है, तो आप ये मान लीजिए संदेश गया है। अरे सरकार आपकी है, अदृश्य शक्तियां कहां से आ गई? उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था यूपी के चुनाव के वक्त में जी कि 2019 का सपना भूल जाइए, 24 की तैयारी। अरे सुनिए, मैं उमर अब्दुल्ला के उस प्रेमचंद जी जल्दी बोलिए, वक्त नहीं है मेरे पास। कहता हूं कि 2019 की राह और हमवार हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इनकी जीत ये हुई है, इनकी जीत ये हुई है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जी इनको 61% वोट आया था। आज वो वोट घट के आ गया 49% पे। लोकसभा चुनाव में 165 विधानसभा में लीड किए, आज 99 विधानसभा में आ गए। ये उसके बाद भी खुश हैं। हमको 33% वोट आया था, हम बढ़ के 41% पर आ गए। धन्यवाद, हमारी सीटें बढ़ गई। हम 43 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ने गए थे, आज हम 84, 82, 83 सीट पर आ गए। 100% वृद्धि हमारी हुई है। हम हार के भी जीते हैं, जीत के भी हारे हैं। हमारे चुनाव का यह की कोशिश कर रहे हैं प्रेमचंद जी, ये इतना सीधा आंकड़ा नहीं है। अभी अगर थोड़ी सी दिक्कत होती तो आप अभी 2012 के चुनाव की बात कर रहे होते, आप 14 की बात नहीं करते। आंकड़े जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से दाएं बाएं हो जाते हैं। सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। जगदीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देश के अंदर खुशी है ये। जगदीश जी, ये बताइए ना कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की जीत का हम विश्लेषण कर रहे हैं, गुजरात की सभी लोकसभा बीजेपी भी यही करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बीजेपी इस विश्लेषण को करेगी तो क्या सबक बीजेपी इससे निकालेगी? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वो अंतिम व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, वो अंत्योदय में विश्वास रखते हैं, किसानों और गरीबों की आवाज बन रहे हैं। दूसरी तरफ गरीब और किसान पार्टी से कट रहे हैं, कम से कम गुजरात में ऐसा सामने आ रहा है। देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है भाजपा का निश्चित रूप से बढ़ा है जी, लेकिन जो सीटों का परसेंटेज है वो 2012 से कम हुआ है, और ये पार्टी के लिए थोड़ी सोचने वाली बात होगी कि ये क्यों कम हुआ। जैसे अगर आप टोटल वोट जो कांग्रेस को मिले हैं और भाजपा को मिले हैं, उसमें एक बड़ा गैप 10 लाख वोटों का लगभग निकल रहा है अभी की स्थिति जी। फाइनल आंकड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात पर पार्टी ज़रूर गौर करेगी, दोनों पार्टियां ही गौर करेगी, भाजपा भी गौर करेगी। मैं मानता हूं कि दो बातें इसके पीछे हो सकती हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, 22 साल से एक पार्टी वहां राज कर रही है जी। दूसरी, जो जिन फैसलों को लेकर, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर
कांग्रेस ने और उनके सहयोगियों ने जिसको लेकर उछाला अपने चुनाव अभियान में बार बार उठाया और जिसको लेकर ये माना जाता है कि गुजरात का छोटा व्यापारी उससे थोड़ा परेशान रहा, वो उसका कुछ असर है। मगर जिस तरह का साहस, और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की एक सभा में कहा कि जो राजनीतिक नतीजा होगा मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन देश हित में ऐसे फैसले मैं करता रहूंगा, तो ये बोल्डनेस भी पहली बार है। और अगर पार्टी इसका खामियाजा भुगतने को तैयार है तो उसमें बुरी बात क्या है? बिल्कुल। अब यही सवाल प्रेमचंद जी मैं आपके सामने रखूं। राहुल गांधी अब अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। जिस दिलेरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं, घोषणाएं करते हैं और उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेते हैं, क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी को भी हम इसी अंदाज में देखेंगे? अगर मैं उनके ट्वीट के हवाला दूं आपको, बहुत समझदारी और सोच समझ और सूझबूझ से भरे ट्वीट राहुल गांधी ने किए हैं। क्या यही हम आगे देखेंगे या हम एक गिरता हुआ ग्राफ देखेंगे जिसकी आदत लगभग पिछले 10 सालों में लोगों को हो चुकी है? नहीं, अब आप देखेंगे, जब आप अभी तो 2 दिन पहले वो अध्यक्ष बने हैं जी, और मैं समझता हूं गुजरात के चुनाव में अगर निष्पक्ष ढंग से उनके कैंपेनिंग को आप देखें तो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता के रूप में उन्होंने सकारात्मक तरीके से मुद्दों पर आधारित अपनी बातें कही जी। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने बात किया वहाँ कि बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, हेल्थ सेक्टर पर, किसानों की दुर्दशा पर, पुलिस दमन को लेकर, दलित अत्याचार को लेकर, महिला और बच्चों के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर, उनके कुपोषण को लेकर, तो जो जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है उसको राहुल गांधी ने पूरे संजीदगी से उठाया। तो जो एक पॉलिटिशियन जो जनता से जुड़ा होगा, जनता के हितों की बात करेगा। हमने कभी गाली गलौज की भाषा, कभी आपने राहुल गांधी क्यों है कि शहनवाज जी अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे, बात करते हैं, विपक्ष के नेताओं के प्रति भी सम्मान पूर्वक बात करते हैं। शहनवाज जी आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे? राहुल गांधी का नाम आते ही आपका चेहरा खिल गया। प्रसन्नता होगी ना उनको उनके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमचंद जी की बातों का सम्मान, ये मैं बता रहा हूँ क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अदब के साथ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि सवेरे में 150 सीट का दावा कर रहे थे। शहनवाज जी आखिरी कमेंट आपका प्लीज। राहुल गांधी का नाम आते ही आपका चेहरा खिल उठा, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कांग्रेस के नेता नहीं, खुद आपके चुने हुए नेता हैं। ऐसा लग रहा है कि शहनवाज जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे, तो मैं ये आखिरी सवाल विनोद जी आप ही से ले लूं। राहुल गांधी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपका आकलन क्या है? क्या गुजरात के ये चुनाव राहुल गांधी को थोड़ी और मजबूती देंगे ताकि वो ठोस फैसले लेते हुए कांग्रेस को एक दिशा दे सके? देखिए, भले ही सरकार न बनी हो गुजरात में कांग्रेस की, भाजपा की बनी है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे कैंपेन किया और रणनीति भी मान ली है जी। अल्पेश, हार्दिक और जिग्नेश तीनों के सामाजिक अंतर्विरोध वाले वर्ग हैं, तीनों को अपने साथ रखा बड़े सलीके से, और पूरा कैंपेन उन्होंने, उनकी टीम ने चलाया, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो, और जैसा कि अभी प्रेमचंद जी भी कह रहे थे, हम सब भी मान रहे हैं इस बार कि काफ़ी बदले तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, हर वर्ग को इससे बात करने की कोशिश की, व्यापारियों में गए, महिलाओं में गए, युवकों में गए, उद्योगपतियों में गए, सब में गए जी। तो भले, और परिणाम भी उस हिसाब से बेहतर आए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस राहुल गांधी को ताकत मिलेगी। बिल्कुल। और अपेक्षा कोई नहीं कर रहा था कि एकदम से राहुल गांधी कांग्रेस मैं एक ही बात जोड़ना चाहता हूं कि राहुल जी जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो ठीक बात है कि उनको सफलता मिल सकती है, गुजरात ने ये दिखा दिया। लेकिन अगर मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल और उनके जो दूसरे नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, अगर वो इसी तरह से ऐन मौके पर कोई मिसाइल छोड़ते रहेंगे तो राहुल की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन इस मामले में ये देना पड़ेगा मणिशंकर अय्यर पर उन्होंने जो कार्रवाई की तुरंत सस्पेंड कर दिया पार्टी से, जबकि परिवार के व्यक्ति माने जाते हैं, राजीव गांधी के बड़े दोस्त रहे हैं, तो कम से कम ये एक कम से कम कार्रवाई हुई, ये बहुत बड़ी है जो कांग्रेस में दिखाई दी, भले चुनाव के दबाव में हुई। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों पार्टियों के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव बहुत कुछ कहते हैं। ये बात अलग है कि क्या दोनों पार्टियां इससे सीखती हैं। हम देख चुके हैं कि पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मूड में है, यानी कि 2019 उनका लक्ष्य है और उस पर लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ेगी? यही अक्षय प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस को देना है।